हेलो बच्चों, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th NCERT हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर चुके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जो लास्ट चैप्टर था वहाँ हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में शॉर्ट में पढ़ा था। ठीक, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसकी डिटेल हम यहाँ पढ़ेंगे। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये सब चीज़ें। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जो डेफिनेशन है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के जो डिफरेंसेस हैं, ये अपन लास्ट जो अपना चैप्टर था उसके अंदर पढ़ चुके। फिर भी अब हमको जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है ना। तो एक बार वापस से हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बारीकियां हैं, है ना, उनको समझना पड़ेगा। जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतति युग्मक संलयन के फलस्वरूप बनती है, ये चीज़ हम लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जो संतति बनेगी वो जो गैमेट्स हैं उनके संलयन के फलस्वरूप बनेगी, यानी कि यहाँ गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स आपस में फ्यूज़न करेंगे, संलयन करेंगे। तो जब युग्मक आपस में संलयित होंगे और फिर यदि संतति बनती है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो युग्मकों का निर्माण है, उसके लिए जो डिवीज़न होगा वो मियोसिस होगा, यानी जो गैमेट्स हैं वो हमेशा डिप्लॉयड होंगे, एगुणित होंगे, है ना। यदि कोई सजीव डिप्लॉयड है, ठीक है ना, यदि द्विगुणित सजीव है, तो उसमें उसकी जो कोशिकाएं गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी, युग्मकों का निर्माण करेंगी, उन कोशिकाओं में कौन सा डिवीज़न हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई सजीव हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होकर के उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हम लास्ट जो लेक्चर था उसमें बात कर चुके। लेकिन अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से है, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैंने यहाँ परिभाषा लिखी है उसको मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतति युग्मक संलयन के फलस्वरूप बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी गैमेट्स बनेंगे और आपस में फ्यूज़न करेंगे, संलयन करेंगे, और उसके बावजूद यदि संतति बनती है ना। हम लोगों ने बात की थी कि एक मेल गैमेट, है ना, और एक फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट संलयन हुआ और यदि फिर संतति बनती है तो ये रिप्रोडक्शन कैसा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर? अब आप देखें, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। पादप में पुष्प आने से पूर्व अनेक हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन और विकास प्रारंभ होने लगता है एवं पुष्पक्रम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक टर्म आई है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक, फ्लावर एक्चुअल में है क्या? फ्लावर जो पुष्प है वो एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम है ना, एक प्रकार का रूपांतरित तना हम उसको मान सकते हैं। तो जो स्टेम है ना, वहाँ एक छोटी सी कलिका बनेगी जो इन फ्यूचर किसके अंदर बदल जाएगी? पुष्प के अंदर बदल जाएगी। जो तना है
उसके सिरे पर एक छोटी सी कलिका बनेगी, ठीक। और उस कलिका में धीरे धीरे करके क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, विभेदन होगा और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, ठीक है ना। और फिर क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, यानी कि पुष्पक्रम बन जाएगा। उस जो वो लिटिल बर्ड जो बनी है स्टेम के जिस हिस्से पर, ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे फ्लोरल प्राइमोर्डियम। एक्चुअल में क्या है कि जब एक पौधे में जब पुष्प लगना प्रारंभ होते हैं तो धीरे धीरे इस तरह के इंडिकेशंस होते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस फ्लावर के एंड पर एक छोटी सी कलिका बनेगी। उस कलिका का निर्माण हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। जैसे फ्लोरिजन एक फ्लोरल हार्मोन है ना, तो फ्लोरिजन के प्रभाव से वो जो कलिका बनी है उस कलिका को ही हमने कहा फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक। अब फ्लोरल प्राइमोर्डियम धीरे धीरे किस में चेंजेस हो जाएगा, ये फ्लावर बना लेगा, ठीक। धीरे धीरे उसके अंदर सेपल्स बनेंगे, पेटल्स बनेंगे, ठीक। फिर कार्पल बनेगा, फिर स्टेमन्स बनेंगे, है ना, और एक पुष्प बन जाएगा, ठीक। तो देखें आप, पादप में पुष्प आने से पूर्व अनेक हार्मोनल, अभी जैसे मैंने बताया कि पुष्प आने से पहले हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है। ये सेम इसी तरीके से है कि जब एक प्राणी के अंदर जब वो एक रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर प्रवेश करता है, यानी जब एज ऑफ प्यूबर्टी उसकी आती है और अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, तो काफ़ी सारे हार्मोन्स, है ना, ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि मनुष्य के अंदर एज ऑफ प्यूबर्टी पर मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लगता है, ठीक है ना, और वो अपना प्रभाव प्रकट करता है। सेम इसी तरीके से पुष्प में कुछ पौधे के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे। जैसे मैंने फ्लोरल हार्मोन का नाम आपको बताया, फ्लोरिजन। इन परिवर्तनों से फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनेगा और इस फ्लोरल प्राइमोर्डियम का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और विकास होने के बाद पुष्प बन जाएगा, ठीक। और ये इस पुष्प के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं और एक सिंगल भी हो सकता है, यानी कि ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। क्लियर। अब आप देखें, पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग होते हैं, ठीक। जो एक फ्लावर है, यहाँ एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अनुदैर्घ्य काट हमने बनाया हुआ है पुष्प का, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप प्रैक्टिकली कोई भी पुष्प किसी पौधे से लेकर, है ना, जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप कोई भी फ्लावर लेके उसकी स्टडी कर सकते हैं, है ना, उसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उसको तोड़ के उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ एक जो फ्लावर है उसका एलएस बनाया हुआ है, ठीक। अब इसके अंदर जो जो पुष्पीय भाग दिखाए हुए हैं, मैं एक बार आपको उनको बताता हूँ। ये पुष्प वृंत है। यदि फ्लावर के अंदर वृंत उपस्थित है तो वो वृंतीय पुष्प कहलाता है, ठीक है ना, और यदि नहीं है तो वो अवृंतीय कहलाता है, ठीक। तो ये पुष्प वृंत हो गया। और पुष्प के बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी भाग हैं, पुष्प के जिस भाग से लगे हुए हैं उस हिस्से को हम बोलेंगे पुष्पासन या थैलेमस। तो ये तो पुष्पवृंत हो गया, इसका शीर्ष भाग क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। इस पुष्पासन पर, थैलेमस पर पुष्प के अन्य भाग लगे होंगे, अन्य ऑर्गन्स लगे होंगे। फॉर एग्जांपल ये बाह्यदल लगे होंगे, दल लगे होंगे, है ना, पुंकेसर लगे होंगे, अंडप लगा होगा, ठीक। अब पुष्पासन के बाद में ये बाह्यदल है, ये, ठीक। ये आप बहुत सारे जो फ्लावर हैं उनके अंदर इस बाह्यदल को आप बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं।
जैसे कुछ पुष्पों में ये चिरलग्न होते हैं। बैंगन में बाह्यदल फल बनने के बाद भी नहीं हटते हैं। तो आप गौर से देखना, जब बैंगन का फल बन जाता है तो एक क्राउन के रूप में वहाँ ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो बाह्यदल, ठीक। इसके बाद ये दल को हम पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक, फिर अंदर स्टेमन है, पुंकेसर है, और पुंकेसर के बाद अंडप है। ठीक, जो बाह्यदल हैं ये एक फ्लावर के सभी बाह्यदल मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। और दलों का जो समूह है उसको कहा जाता है दल पुंज, कोरोला। तो ये कैलिक्स, ये कोरोला। और यदि अपन सिंगल बाह्यदल और दल की बात करें तो ये सेपल्स और ये पेटल। ये सेपल, ये पेटल, ये मिलकर क्या बनाएंगे? ये कैलिक्स बनाएंगे, ये कोरोला बनाएंगे। ठीक, तो बाह्यदल हो गया। ठीक, ये पुंकेसर, एक पुष्प के सभी पुंकेसर पुमंग बनाते हैं और पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। और यहाँ अंडप को स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, जायांग की इकाई होती है अंडप। ठीक, अभी इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। जायांग की इकाई होती है अंडप। ठीक है, अब आप देखें, पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग होते हैं। यहाँ पर पुमंग ये वाला हिस्सा है। यदि मैं एक फ्लावर के सारे स्टेमन्स की बात करूं तो वो पुमंग है, यानी कि पुमंग की इकाई पुंकेसर। ठीक, पुंकेसर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे आ रही हैं, आप ध्यान से समझना। यहाँ केवल हमने एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें मेल ऑर्गन्स भी हैं और इसमें फीमेल ऑर्गन्स भी हैं। ठीक, ये जो चित्र बनाया हुआ है इसमें नर जननांग भी हैं और इसमें मादा जननांग भी है। पुष्प के नर जननांग को हम क्या कहते हैं? पुमंग। और पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? जायांग। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। ठीक, और जायांग की इकाई क्या होती है? अंडप। दोनों हम इसमें दिख रहे हैं। ठीक, ये सहायक पुष्पीय अंग हैं, दल, बाह्यदल। ठीक, अब पुष्प जो शूट से जुड़ा हुआ है वो पुष्पीय वृंत से जुड़ा हुआ है। सारे पुष्प के भाग जो लगे हुए हैं, है ना, चिपके हुए, जहाँ से इनको सपोर्ट मिल रहा है, बेस मिल रहा है, वो स्थान क्या कहलाएगा? वो पुष्पासन कहलाएगा। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर समझ में आ गई। ठीक, अब आपने लिखा हुआ है पुष्प में नर जननांग पुमंग और मादा जननांग जायांग होते हैं। मैंने आपको दोनों की यूनिट्स बता दी। अब हम पर्टिकुलर कंसंट्रेट करेंगे पुमंग पे। हम सबसे पहले पुमंग को समझेंगे। ठीक, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पुष्प का नर जननांग क्या होता है? पुमंग। ठीक है, आपने मान लो कोई फ्लावर देखा, है ना, फ्लावर को खोल के देखा और उसमें आपको पुमंग नज़र नहीं आया, है ना, उसमें अंडप है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्लावर मेल फ्लावर नहीं है, यानी कि है तो वो यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में भी वो फीमेल फ्लावर है, उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। ऐसा बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है। आप कैरी का पपाया, पपीते के अंदर देख लें। पपीते में यदि अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं तो हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर आपको केवल पुमंग दिखाई दे, और हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर आपको केवल पुष्प के अंदर केवल जायांग दिखाई दे। ठीक है, तो पुमंग की इकाई पुंकेसर। यहाँ दोनों ऑर्गन्स हैं, यहाँ दोनों सेक्स ऑर्गन्स को हमने समझाया हुआ है। ठीक है, अब जो एंड्रोसियम है, तो जो एंजियोस्पर्म है, जो आवृतबीजी प्लांट्स हैं जिनके बीज ढके हुए होते हैं, उनको हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें
पुमंग मेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी पुमंग नर जननांग होगा, और इस पुमंग की इकाई को क्या बोलेंगे? पुंकेसर। यहाँ हमने एक पुंकेसर बनाया हुआ है, एक स्टेमन हमने यहाँ समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग हैं, ठीक है ना। इसमें तीनों भागों को शो किया हुआ है ना। हमने एक फ्लावर में से एक स्टेमन लिया और इसको एज इट इज़ उसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब कैसे देखें आप, ये एक पतला सा तंतु होता है, इसको बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट, क्लियर। इस फिलामेंट के शीर्ष भाग पर एक फूली हुई स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं परागकोश या एंथर। ये एंथर लोब्स हैं या परागकोश कह सकते हैं। अब अधिकांश जो फ्लावर है ना, उनका जो स्टेमन है वो द्विपालित होता है। तो जो दोनों पालियाँ होती हैं, इनके बीच में कनेक्टिव या योजी होता है, ठीक है ना। अब ये किस टाइप का टिश्यू है मैं अभी आपको बताऊंगा। परागकोश, पुतंतु के शीर्ष भाग पर फूली हुई स्ट्रक्चर, ये परागकोश है। एक पतली तंतुनुमा संरचना क्या कहलाती है? पुतंतु। और इन दोनों के बीच में क्या उपस्थित है? कनेक्टिव उपस्थित है, योजी उपस्थित है। पुमंग नरजननांग होता है, ये बात हमने कर ली। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, ये बात भी हो गई। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये वर्ड क्यों दिया माइक्रोस्पोरोफिलस, ये आप समझें कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं इस एंथर में, ठीक है ना। यानी कि जो ये पुंकेसर है, पुंकेसर लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? इसको लघु बीजाणु पर्ण नाम दे दिया। पुंकेसर लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है, ठीक है ना। वो जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो एंथर में बनते हैं, ठीक है ना। तो वो जो पुंकेसर लघु बीजाणुओं का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस पुंकेसर को क्या नाम दिया? लघु बीजाणु पर्ण। क्लियर ये बात। नेक्स्ट आप देखें, प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। परागकोश, योजी एंड पुतंतु। देखें आप, पुतंतु, परागकोश और एक होगा इसके अंदर योजी, ठीक है, संयोजी या योजी, कनेक्टिव, ठीक है। वहाँ योजी लिखा हुआ है तो इसको हम योजी कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। पुतंतु लंबा पतला वृंत जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। लंबा पतला वृंत जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, यहाँ से जुड़ा हुआ है ये पुष्पासन से, इसको हम कहेंगे पुतंतु। अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है परागकोश यानी कि एंथर। पुतंतु के स्वतंत्र सिरे पर फूली हुई संरचना परागकोश कहलाती है ना। अब नेक्स्ट नंबर 3 योजी, मैंने इसको इंडिकेट नहीं किया, आप चाहें तो जब नोट्स मेंटेन करें तो 3rd नंबर पे जो है यहाँ इसको लिख लेना आप योजी, है ना, या कनेक्टिव। कनेक्टिव, ठीक। एंथर के दोनों लोब्स के मध्य कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव में क्या है? इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी आपको बता रहा था, परागकोश बाइलोब्ड होता है, द्विपालित, और प्रत्येक लोब में 2 परागधानियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से है और इंटरनल जो पॉलन सेक्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी लेयर्स माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर पाई जाती हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संतति युग्मक संलयन के फलस्वरूप बनती है, यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद यदि संतति बनती है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो हायर क्लासेज के जो प्लांट्स हैं, है ना, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, जो लैंगिक अंग पाए जाएंगे, वो किस में होंगे? पुष्प में उपस्थित होंगे। ठीक है। अब जो स्टेम है ना, स्तंभ है, उसके एंड पर, है ना, अब वो बताया जब एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद में क्या होगा, उसके अंदर पुष्प लगेंगे। तो एंड्स पर जो एक छोटी सी कलिका आएगी उसको हम फ्लोरल प्राइमोडियम कहेंगे। ये फ्लोरल प्राइमोडियम कब आया है? जब उस प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेज हुए हैं, हार्मोन्स के परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना, कुछ पुष्पीय हार्मोन उसके अंदर रिलीज होने लगे हैं। ठीक, फिर क्या होगा कि इस फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, धीरे धीरे उसके अंदर जो पुष्पीय अंग हैं, जैसे सेपल है, पेटल्स हैं, है ना, ये डिफ्रेंशिएट होंगे, ये विभेदित होंगे, ये दिखाई देने लगेंगे कि हाँ अब ये बन रहा है, अब ये बन रहा है, और लास्ट में एक फ्लावर बन जाएगा, पुष्पक्रम बन जाएगा। ठीक, पुष्प में नरजननांग क्या है? पुमंग। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। प्रत्येक पुंकेसर के कितने भाग हैं? 3, परागकोश, पुतंतु और योजी। योजी में वेस्कुलर टिश्यू है ना। पुतंतु की सहायता से जो पुंकेसर है वो थैलेमस से या पुष्पासन से जुड़ा रहेगा। इस पुतंतु का जो स्वतंत्र सिरा है, इस पर जो फूली हुई संरचना है, उसको क्या बोलेंगे? परागकोश। परागकोश द्विपालित होता है। इन दोनों पालियों के बीच में क्या उपस्थित है? कनेक्टिव उपस्थित है। ठीक है, संयोजी उपस्थित है, योजी उपस्थित है। ठीक है, और प्रत्येक लोब में 2 परागधानियों को हम पॉलन सेक्स भी कहते हैं। ठीक है ना। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।